हेलो दोस्तों, ड्रीम रियल जॉब में आप सभी का स्वागत है। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशनल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी लेते हैं और इससे जितने भी सारे क्वेश्चन से बनेंगे उसको क्लियर करते हैं ना मेरे दोस्त। देखिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल है ना, ग्रेविटेशनल किसे बोलते हैं? बोलते गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर अथवा क्षीण मौलिक बल है जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। किसके? उसके द्रव्यमान के कारण लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, है ना मेरे दोस्त। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, है ना, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बोलता है अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का द्रव्यमान m1 m2 है और एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला जो बल है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। उनके जो बीच की दूरी होता है वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब उल्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यथार्थ, इसको समझिएगा। बोलता है कि कोई द्रव्यमान m1 है और m2 है, उसकी जो त्रिज्या है उसका, है ना, दोनों एक दूसरे के बीच की दूरी r है ना, तो उसका जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो क्या होगा? तो वो m1 और m2 का गुणनफल के समानुपाती होगा, है ना। और इसका जो त्रिज्या होगा, उसकी जो दूरी होगा, वो दूरी का क्या होगा? तो व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, देखिए इसी को तो जब होगा तो एफ समानुपाती क्या हो जाएगा? m1 m2 बट्टा r स्क्वायर, है ना। तो एफ जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, क्या हो जाएगा? जी बड़ा जी m1 m2 बट्टा r स्क्वायर, है ना। फिर देखिए इसी को बोलता है जी क्या है? तो जी आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जो जी का मान होता है। देखिए जी बराबर दिया है जी एम देखिए यहाँ पे दिया है ना, जी का मान क्या दिया है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर, है ना। देखिए इसी में बोला गया है कि किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वजन कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु पर लगाए गए जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसी को हम लोग वजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वजन। जी की खोज किया था कौन? हेनरी कैवेंडिश। बहुत पूछेगा, एग्जाम में पूछता है कि जी का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा जी का जो खोज किया था वो हेनरी कैवेंडिश किया था, बड़ा जी का, है ना। इसका नाम भी सर्वप्रथम उन्होंने ही दिया था, बड़ा जी का मान। ठीक है, बड़ा जी जो होता है एफ बराबर होता है बड़ा जी m1 m2 बट्टा r स्क्वायर। ठीक है, तो जी बराबर क्या हो जाएगा, है ना, तो एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2। तो जी बराबर kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स का होता है ना, और r का स्क्वायर को मीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि दूरी है, और kg इंटू kg। तो क्या हो जाएगा कि m1 m2 है तो m2 m1 क्या हो जाएगा? kg में आएगा, इधर मान आएगा ना, तो वही देखिए इसको कटिंग करेंगे, है ना, तो क्या बचेगा? kg इनवर्स मीटर क्यूब और सेकेंड स्क्वायर। इसी को अगर हम डायमेंशन में लिखें तो m1 इनवर्स l का पावर 3 और t के पावर -2, है ना। जी जो विमा है, जी का विमा बता दिया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इसको समझिए क्या बोला गया है। बोला गया कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पूरे ब्रह्मांड में मान्य है। जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम दिया है मेरे दोस्त, ये पूरा ब्रह्मांड में मान्य है, मतलब वैल्यू है। ठीक है, बोलता दो अलग अलग द्रव्यमान की जो वस्तु है के द्रव्यमान को अगर दोगुना कर दिया जाए, उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है, जो बल लगेगा, वो कितना गुना बढ़ जाएगा, ये पूछा गया है। तो देखिए इसको हम लोग इसके बारे से समझते हैं कि अगर हम फोर्स को, है ना, नया है G2 मान लेते हैं, m1 m2 m1 मान लेते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा? r बटा 2 का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि हम आधा किए थे, और m2 m2 को क्या किए थे हम लोग? दोगुना किए थे, है ना, द्रव्यमान को। तो f बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2 गुना 2, है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या? 4 और 4 क्या हो जाएगा? 16, है ना, m1 m2 बटा इसका क्या हो जाएगा? देखिए तो r स्क्वायर, है ना, तो f नया बराबर क्या हो जाएगा? जो फोर्स आएगा वो f 16 f के बराबर आ जाएगा, है ना। तो देखिए क्या हो गया? 16 गुना, और कितना गुना बढ़ गया? तो पहले 1 गुना था, तो कितना गुना बढ़ा? तो 15 गुना बढ़ गया। कितना गुना बढ़ा? तो 15 गुना बढ़ गया। देखिए इसी के बारे में संक्षिप्त जानकारी दिया हुआ है कि बड़ा जी और गुरुत्वाकर्षण फोर्स, है ना, बल क्या है। तो बोलता है किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। बोला गया है कि किसी भी दो वस्तु के बीच में लगने वाला जो बल होता है लोग उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे। और बोलता है दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी पर रहे
तब गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है, जब जो वस्तु एक वस्तु अगर पृथ्वी पर रहे तब जो गुरुत्व बल लगता है उसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्व बल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बोला गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है। जो बड़ा जी होता है उसका क्या होता है, तो बोलता है इसका मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता। किसका, बड़ा जी का मान। और वो बोलता है गुरुत्वीय त्वरण होता है, जो छोटा जी होता है इसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। ठीक है, बड़ा जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg पावर -2। ठीक है ना, मतलब बट्टा में आ गया kg, है ना। देखिए पृथ्वी की सतह पर इसका जो छोटा जी का मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए बड़ा जी अदिश राशि है जबकि छोटा जी सदिश राशि, याद रखिएगा। बड़ा जी अदिश राशि है जबकि छोटा जी सदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नोट में दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है सबसे कमजोर बल होता है। ठीक है, पूछेगा एग्जाम में कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है, तो सबसे कमजोर होता है। दो द्रव्यमान युक्त वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगना अनिवार्य है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल है। क्या है, तो आकर्षण बल है। ठीक है, बड़ा जी और छोटा बी जी के संबंध में क्या है बता रहा। देखिए बता, अगर पृथ्वी का द्रव्यमान और किसी ग्रह का द्रव्यमान m है तथा त्रिज्या r है तो दोनों का पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। देखिए इसको समझिए। बोला कि इसका जो छोटा है उसका m है द्रव्यमान का, ये जो बड़ा है उसका ग्रह है उसका m है द्रव्यमान बड़ा m, और उसका त्रिज्या जो r है, मतलब इससे दूरी कितना r है, तो g बराबर क्या जगह Gm/r स्क्वायर, मतलब ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगेगा इंटू द्रव्यमान बटा r स्क्वायर। छोटा जी के बारे में, मतलब पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसका। बोला गया कि गुरुत्वीय त्वरण का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो फेंके जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। देखिए दो अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है तो दोनों एक साथ गिरेगी। इसी के कारण, किसके कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण, क्योंकि इसमें जो फेंके गए वस्तु होता है उसका द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा नहीं कि 5 kg का वस्तु और 10 kg का वस्तु अगर हम गिराएंगे तो अलग अलग टाइम में गिरेगा, नहीं। अगर हम गिराएंगे तो उसका एक ही टाइम में दोनों गिरेगा। इसीलिए बोला गया कि दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को हम अगर गिराया जाता है तो दोनों एक ही साथ गिरेगी। ठीक है, निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु गिराने पर दोनों एक साथ गिरेगी। जिसमें हवा ना हो उसके से हम गिराते हैं तो दोनों अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को तो एक ही साथ गिरेगी। बोलता हवा में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर भारी वाली पहले गिरेगी। जब हवा में द्रव्यमान अलग अलग द्रव्यमान को अगर हम गिराते हैं एक साथ तो जो भारी द्रव्यमान होगी वो पहले गिरेगी, है ना। वो हवा के लिए बता रहा है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ये वाली कि अगर दो वस्तु अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु गिराया जाता है तो क्या हो जाता है, एक साथ गिरेगी। लेकिन निर्वात में भी अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर दोनों एक साथ गिरेगी, लेकिन हवा में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर भारी पहले गिरेगी, है ना। बोलता है कि अगर कोई ट्रेन एक समान वेग से गतिशील है और उसमें बैठा व्यक्ति किसी सिक्के को उछालता है तो वह सिक्का उसके हाथों में गिरेगी, है ना। अगर ट्रेन त्वरण के साथ आगे बढ़ेगी तो सिक्का व्यक्ति के पीछे गिरेगी, है ना, याद रखिएगा। बोला गया अगर कोई ट्रेन एक समान वेग से गतिशील और उसमें बैठा व्यक्ति किसी सिक्के को उछालता है तो उसके हाथ में गिरेगा, लेकिन अगर ट्रेन त्वरण के साथ आगे बढ़ रही है तो सिक्का उस व्यक्ति के पीछे गिरेगा, है ना, वही बताया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, बोला गया है कि नीचे से ऊपर फेंकने पर उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, तथा गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बोलता है कि अगर कोई नीचे से हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो उच्चतम बिंदु का वेग जो होता है वो शून्य होता है, तथा गुरुत्वीय त्वरण होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर कोई व्यक्ति किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसका किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अगर कोई वस्तु किसी या मतलब कि वही ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाती है तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। ठीक है, तो छोटा जी का मान क्या होता है, बड़ा जी इंटू m/r स्क्वायर। छोटा जी का मान परसेंटेज में बदलाव करता है। देखिए r का घात इंटू r में परसेंटेज बदलाव,
छोटा जी का मान परसेंटेज बदलाव में क्या आ जाएगा, -2 इंटू आर में परसेंटेज बदलाव, तो प्लस में वृद्धि दर्शाता है, माइनस में कमी दर्शाता है, तो इसमें 5% से कम के लिए है ना। बोलते देखिए क्वेश्चंस के माध्यम से समझाया गया है। बोला गया कि अगर किसी ग्रह के द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए ग्रह की त्रिज्या 2% की वृद्धि की जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितने परसेंट बदला आएगा। बोला गया कि अगर किसी ग्रह के द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए ग्रह की त्रिज्या को 2% बढ़ा दिया जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना बढ़ेगा। तो बोलता है कि प्रतिशत बदलाव -2 इंटू क्या हो जाएगा 2, मतलब -4% की कमी होगा, है ना। कितना वृद्धि हो रहा है, 2% का वृद्धि हो रहा है ना, तो कितना वृद्धि होगा माइनस में, है ना, -2 इंटू 2 मतलब 4% का वृद्धि होगा, है ना। क्योंकि इसमें देखिए फॉर्मूला दिया था ना कि जी का मान अगर हम लोग चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं तो -2 आर परसेंटेज बदलाव होता है ना, तो ये फॉर्मूला है ना, -2 आर परसेंटेज। तो आर का मान कितना दिया था, 2 दिया था, तो 2 इंटू 2 करेंगे ना, आर का मान 2 दिया, 2% वृद्धि, तो -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा -4%, मतलब 4% का क्या हुआ, कमी हुआ, है ना। देखिए जी के मान में परिवर्तन, केस 1 बोला गया है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के कारण अगर ग्रह का द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है तथा ग्रह के सतह से ऊंचाई h पर m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान क्या होगा। बोला गया है कि जी का मान में कि अगर पृथ्वी के सतह से ऊंचाई के कारण क्या होता है, अगर ग्रह के द्रव्यमान m है ना, ग्रह का द्रव्यमान m है और त्रिज्या बड़ा r है ना। बोल रहा है कि तथा ग्रह की ऊंचाई क्या होता है, वो आपका ऊंचाई दिया h और m द्रव्यमान की वस्तु, छोटा m जो है उसका द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई पर ले जाता है, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, इसमें छोटा g हो जाएगा, तो छोटा g बराबर क्या हो जाएगा, g बटा r, तो g1 डैश के बाद क्या होगा, g बटा r प्लस h स्क्वायर, है ना। देखिए इसी तरह बोलता है पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ने पर द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसका मान घटता है, याद रखिएगा, है ना। क्या कि पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए केस 2 पृथ्वी के सतह से गहराई के कारण अगर m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी के सतह से d गहराई नीचे हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, है ना। बोला गया है कि केस 2 में अगर पृथ्वी के सतह से गहराई के कारण, मतलब वो तो ऊंचाई के कारण, ये बोल रहा गहराई के कारण, तो बोल रहा अगर m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी के सतह से d गहराई नीचे हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी 1 - d बटा r, यही फॉर्मूला हो जाएगा ना। तो पृथ्वी के सतह से गहराई बढ़ने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी की सतह से गहराई बढ़ने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। अगर कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर हो तो क्या होगा, d बराबर r हो जाएगा, है ना। तो g छोटा g बराबर क्या हो जाएगा, g डैश बराबर g 1 - d बाई d, g छोटा g डैश बराबर g 1 - 1, मतलब g इंटू 0 बराबर g का मान क्या हो जाएगा, अगर केंद्र पर होगा तो g का मान 0 होगा। तो इसी तरह वाला पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो याद रखिएगा 0 होता है ना। क्या होता है, 0। ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको, है ना, लिखा दे रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए केस 3 में बोलता है पृथ्वी के घूर्णन गति कारण, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होता है, तो जी डैश बराबर, है ना, g माइनस r ओमेगा स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर लैम्डा, विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा, लैम्डा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लैम्डा 0 डिग्री। तो जी डैश बराबर क्या होता है, g माइनस रो r ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर 0 डिग्री, तो जी
10 बराबर जी माइनस रो आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जहाँ लैम्डा क्या 90 डिग्री पर है, तो ध्रुव पर क्या हो जाएगा जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर 90 डिग्री, जहाँ 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो जी माइनस जी ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो जी डैश बराबर जी हो जाएगा, है ना। तो देखिए, तो समीकरण 1 समीकरण 2 से ध्रुवीय पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होती है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि ध्रुवीय पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होती है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट बोलता है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा तो बढ़ेगा। याद रखिए क्या होगा तो बढ़ेगा, है ना। फिर देखिए बोलता है क्या कि ध्रुवीय से विषुवत रेखा की ओर आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा तो जाने पर बढ़ेगा और आने पर घटेगा, है ना। ध्रुवीय जो विषुवत रेखा की ओर आने पर गुरुत्वीय त्वरण घटेगा और विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर विषुवत रेखा का मान बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देने या घटा देने पर ध्रुव का गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या नहीं बदलता है, नहीं बदलता है ना। तो याद रखिएगा पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देने या घटा देने पर ध्रुव का गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलता है, वही रहता है, ठीक है। बोलता है पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने से विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है तथा 17 गुनी से अधिक कर देने पर शून्य हो जाता है ना। मतलब पृथ्वी के जो घूर्णन गति है जो बढ़ाने का विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, लेकिन अगर वो 17 गुनी कर दे तो अधिक कर दे तो शून्य हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बोला गया कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण करने में गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है विषुवत रेखा पर बढ़ जाता है। याद रखिएगा जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर बढ़ जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति रोक देने पर ध्रुव और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण समान हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, है ना, कि वही बोला कि ध्रुव पे अगर विषुवत रेखा में 0 रखते क्या होता है ये आराम हो जाता है ना जी का। देखिए बोला गया है कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है ना। पूछता है ना कि द्रव्यमान और भार एक है, नहीं है दोस्तों, भार और द्रव्यमान अलग अलग है। देखिए इसको समझते हैं। बोलता है द्रव्यमान का पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता। याद रखिएगा द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, ये इम्पोर्टेंट है ना। द्रव्यमान आपका ब्रह्मांड में कभी नहीं बदलता, लेकिन भार जो होता है वेट होता है वो mg के बराबर होता है। क्या होता है mg के बराबर, ठीक है। भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है क्योंकि जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, ठीक है। इसीलिए भार चेंज होता है जबकि द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। बोलता इसका एसआई केजी होता है, किसका द्रव्यमान का जो केजी होता है, द्रव्यमान का एसआई केजी होता है, लेकिन भार जो वेट होता है उसका एसआई केजे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, जिसको हम न्यूटन भी बोलते हैं। द्रव्यमान एक अदिश राशि जबकि भार सदिश राशि है, ठीक है। नोट चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है g/6 होता है। मतलब जो गुरुत्वीय फोर्स होता है उसका 1/6 होता है ना, तो g/6 होता है। याद रखिए चंद्रमा पर, है ना, गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है g/6। बोलता है अंतरिक्ष यान के अंदर तथा निर्वात में किसी भी वस्तु का भार शून्य होता है। याद रखिएगा अंतरिक्ष यान के अंदर तथा निर्वात में, है ना, याद रखिए अंतरिक्ष यान के अंदर या फिर निर्वात में किसी भी वस्तु का भार शून्य होता है। पूछेगा एग्जाम में कि जो अंतरिक्ष यान पर वस्तु का भार 5 kg होता है या 10 kg होता है या 0 होता है, तो याद रखिए 0 होता है ना। कोई दिक्कत बोलिए। देखिए क्वेश्चन से दिया हुआ है, इसको से बारे में हम लोग समझते हैं। बोलते अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 600 न्यूटन है, कितना 600 न्यूटन, तो चंद्रमा की सतह पर उस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, है ना। देखिए क्या होगा 600 न्यूटन होगा, 100 न्यूटन होगा, 60 न्यूटन होगा या नहीं होगा। देखिए तो ये क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु का भार दिया हुआ, भार दिया है 600 न्यूटन, तो चंद्रमा पर उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए तो द्रव्यमान का तो जिक्र नहीं किया गया है ना, इसमें द्रव्यमान कहाँ है, ये तो भार है ना,
तो इसीलिए ये नहीं होगा। ठीक है, डी नंबर। देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है, देखिए दे दिया ना 60 kg, mg क्या आ जाएगा 60, तो m इंटू 10 बराबर 6, मतलब 60 kg आ जाएगा, है ना। तो देखिए तो mg बराबर क्या, m मान क्या होगा 60 kg, लेकिन यहाँ पर क्या न्यूटन दिया है, इसलिए ये गलत है ना, क्योंकि w बराबर 60 न्यूटन दिया है, तो mg बराबर वेट के बराबर 60 न्यूटन, तो mg बराबर ही दिया ना 60, तो 6 हो जाएगा। तो m जो इंटू जी का मान क्या होता है 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 kg आ जाएगा। तो 60 kg क्या है आपका द्रव्यमान, लेकिन यहाँ पर न्यूटन में दिया है, इसलिए नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट बोलता है अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 60 न्यूटन है ना, तो उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा। बोलता है कि 60 kg, 6 न्यूटन, 600 न्यूटन या 6 kg। देखिए तो इसका फिर वही भार दिया है ना 660 न्यूटन, तो भार बराबर क्या 60 न्यूटन, तो इसको हम क्या एम जी बराबर 60 बोलेंगे, तो एम इंटू 10 इंटू बराबर 60, तो एम बराबर क्या आ जाएगा 6 kg, तो इसका कितना हो जाएगा 6 kg। लेकिन ये याद रखिएगा, ऐसे नहीं कि 6 को 60 हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 आंसर हो जाएगा, नहीं, क्योंकि 1/6 कब होता है जब वो तो भार पूछेगा, यही तो ये द्रव्यमान पूछ रहा है ना, द्रव्यमान चेंज होता है ना दोस्त, क्या कि द्रव्यमान तो यहाँ पर कुछ और होगा, ये तो भार दिया है ना, क्योंकि द्रव्यमान का मान कभी चेंज नहीं होता है ना, इसीलिए याद रखिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, देखिए क्या बोला गया है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन, तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा। देखिए दोस्त यहाँ पर चेंज होगा, क्योंकि भार पे दिया है, तो 600 न्यूटन को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसको समझिएगा। देखिए ना चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना दिया है 600 दिया है ना, और इसका जो mg बराबर क्या हो जाएगा 6 है ना, होगा ना, क्योंकि ये तो कहाँ पूछ रहा है चंद्रमा पर, तो 600 होता है, तो उसका 6 गुना होगा ना पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी पर जो होता है वो चंद्रमा पर 6 से डिवाइड होता है ना, जी का 6 भाग होता है, लेकिन अगर हम पृथ्वी का सामान को हम चंद्रमा के सामान को अगर हम पृथ्वी पे लाते हैं तो उसका 6 गुना हो जाएगा ना, 6 36 हो जाएगा, तो 36 न्यूटन होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर है ना दिया हुआ है ना, तो mg बराबर तो mg बटा 6 होगा ना, 6 को हम 6 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा mg 36 न्यूटन। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको समझिएगा, प्लायन वेग है ना, प्लायन वेग स्केप वेलोसिटी क्या होता है ना, ये एग्जाम में बहुत पूछता है, इसको समझिएगा। बोलता है प्लायन वेग वह वेग है जिसमें किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु वापस लौटकर नहीं आता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लायन वेग, है ना। अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है, तो उस ग्रह का प्लायन वेग क्या होगा, तो भी रूट अंडर में 2gm बटा r, है ना। देखिए तो इसी को g बराबर क्या हो जाएगा gm बटा r स्क्वायर, g बराबर क्या होता है छोटा g बटा r स्क्वायर बटा m, है ना। देखिए तो ये r पृथ्वी के लिए और त्रिज्या r m है, और ग्रह में जो कोई वस्तु बाहर में उसको m है ना। तो देखिए समीकरण 1 से जो दिया गया है, तो g का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा रूट अंडर में 2gm बटा r, तो 2g r स्क्वायर बटा m इंटू m बटा r स्क्वायर, तो v बराबर क्या तो है इसका वेलोसिटी बराबर रूट अंडर में 2gr। याद रखिए ये फॉर्मूला है कि इसका वेलोसिटी बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर 2gr, छोटा g और त्रिज्या। याद रखिए महत्वपूर्ण तथ्य, इसको समझिएगा। बोलता है प्लायन वेग का मान फेंके जाने वाली वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है और ना ही प्रक्षेपण कोण पर निर्भर करता है। याद रखिएगा जो प्लायन वेग का मान होता है फेंके जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है और ना ही प्रक्षेपण कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, दूसरा देखिए बोलता है पृथ्वी के प्लायन वेग का मान कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है, याद रखिएगा कि पृथ्वी का द्रव्यमान जो पृथ्वी का प्लायन वेग होता है मान होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और चंद्रमा पर प्लायन वेग कितना होता है तो 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, किसमें चंद्रमा पर। ठीक है, बोलता है सूर्य पर प्लायन वेग कितना होता है तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, कितना सूर्य पर। ठीक है, बोलता है चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्री अपने पीठ पर बोझ बांध कर उतरते हैं क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर प्लायन वेग मान कम होता है। याद रखिएगा, बोलता है चंद्रमा पर देखने पर अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है,
तो काला दिखाई देगा। हाँ, चंद्रमा पर से देखने पर किसको, अंतरिक्ष को काला दिखाई देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में है ना, नेक्स्ट टॉपिक में आप कक्षीय वेग के बारे में पढ़ेंगे, फिर ध्रुवीय उपग्रह के बारे में, भूस्तर उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आज तक इतने ही रहने देते हैं मेरे दोस्त। अगर क्लास अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे एग्जाम के लिए तो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।